हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया था? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, इनर्शिया हमने पढ़ लिया था, और हमने मोमेंटम भी पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब न्यूटन के हमने जैसे कि कहा था कि 3 लॉ होते हैं, तो आज हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके लिए आपको मोमेंटम पहले अच्छे से याद होना चाहिए कि मोमेंटम था हमारा मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो ये आप जो है ठीक से याद रखिए इसको। नेक्स्ट हम आगे पढ़ लेते हैं मोमेंटम। सेकंड लॉ में न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज अ कार, ये कार है, एंड दिस इज अ ट्रक। ठीक है, ये एक ट्रक है, और ये एक वॉल है, एक दीवार है। ठीक है ना। दोनों के सामने इक्वल, मतलब एक ही तरह की दीवार है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, मैं अब आगे इसमें से देखता हूँ। ये एक इसके वो सामने भी एक वॉल है, एक सामने वॉल है, सेम आइडेंटिकल वॉल है दोनों के सामने, और दोनों की स्पीड सेम है। इसकी भी वेलोसिटी v ही है, इसकी भी वेलोसिटी v ही है। ये दोनों इस वॉल से बिल्कुल सेम स्पीड से टकराते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस वॉल को कौन करेगा? ऑब्वियसली सभी लोगों का एक ही आंसर होगा कि वो ये ट्रक जो है ये इस वॉल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कि भाई क्यों पहुंचाएगा? कार क्यों नहीं इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती? तो इसका एक सिंपल आंसर है कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? क्योंकि ट्रक का जो मोमेंटम है, मोमेंटम यानी पी से हम दिखाते हैं मोमेंटम को, ट्रक का मोमेंटम कार के मोमेंटम से क्या है? ये ज़्यादा है। ये ट्रक का है और ये कार का है, तो ट्रक का जो मोमेंटम है पी टी इज़ ग्रेटर देन पी सी। ठीक है ना। तो ये ट्रक के मोमेंटम जो है कार के मोमेंटम से ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका मतलब मोमेंटम में चेंज भी आया है। मोमेंटम में क्या चेंज आया है? दोनों का मोमेंटम जो है फाइनली जीरो हो गया। जब वॉल को क्या कर देंगे, दोनों टक्कर मार देंगे, तो दोनों का क्या हो जाएगा? ये मोमेंटम जीरो। यानी डेल्टा पी से मैं इसको डिनोट करूंगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। तो जिसका जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होता है वो उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यही न्यूटन के सेकेंड लॉ में समझाया गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। यानी जितना ज़्यादा मोमेंटम में, जितने समय में, अगर आइडेंटिकल टाइम ले ले तो जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फोर्स लगेगा। और टाइम जितना कम से कम होगा, फोर्स कम से कम होगा, फोर्स उतना ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब इसको हम देख लेते हैं। डेल्टा पी का मतलब क्या है? पी टू माइनस पी वन, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलिए आगे देखते हैं इसको हम। नेक्स्ट इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। अब डेरिवेशन है ये डेल्टा पी, बिकॉज मोमेंटम हमको मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं। अब किसी बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मास हमने बाहर ले लिया, ये आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हम लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन होता है। तो F इज इक्वल्स टू हमारा हो गया है एम ए। ये एक रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। और यहाँ पे एक छोटी सी बात रह गई कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ये के कांस्टेंट आया है। भाई ये फिजिक्स में होता ही है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। ये इतनी ही डेरिवेशन है एफ इजिकल्स टू एम। इसके कुछ मैंने एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए इसको, कौन कौन से एप्लीकेशन है। जब एक आदमी एक रेत के ढेर पर कूदता है एक फर्श के बजाय, तो उसमें ही चोट लगती। ठीक है ना। यानी वो ज़्यादा पसंद करेगा रेत के ढेर पे कूदना। सपोज करिए आप लॉन्ग जंप पर हैं, या तो लॉन्ग जंप पर हैं और वहाँ पर मिट्टी नहीं खुदी हुई है, मिट्टी खुदी हुई नहीं है, बिल्कुल फ्लोर है, तो आप उस पर जंप कर सकते हैं। ज़्यादा चोट लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपका मोमेंटम अचानक से जीरो हो जाएगा, टाइम क्या होगा? बहुत कम होगा, और टाइम ज़्यादा करने के लिए मुझे इसे खुरदुरा करना पड़ेगा, यानी मुझे इस मिट्टी को उछालना पड़ेगा। तो यानी रेत का ढेर भी वही है कि रेत के ढेर में हमारे पैर जब धंसेंगे उसके अंदर, तो क्या होगा? उसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा। टाइम ज़्यादा होने की वजह से फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक आप देख लेते हैं, एक प्लेयर जब एक बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ हटाता है, तो बेसिकली वो टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे कि फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपली एक गनर है, पुट द गन विद हिज शोल्डर व्हाइल फायरिंग, जब वो कंधे से अपना सटाकर बिल्कुल गन को रखेगा, गन को जब कंधे से सटाकर रखेगा तो क्या होगा, तो उसका कंधे से सटाने से उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा ज़्यादा, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, उसका फिर कम होगा, तो उसको धक्का कम लगेगा, यानी मोमेंट उसका बढ़ जाने से, मास बढ़ जाने से मोमेंटम, उसका मास बढ़ जाने से मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, तो जो गोली का मोमेंटम है वो उसके मोमेंटम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको चोट नहीं लगेगी। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ के। देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यानी अगर एक सिस्टम है और इस सिस्टम में कुछ मोमेंटम था और इसमें हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मोमेंटम इतना का इतना ही रहेगा। जैसे कि आप अभी न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ के आ रहे हैं कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ था, तो अगर एफ जीरो है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं पी टू माइनस पी वन, तो डेल्टा टी तो उधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो सिंपली नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि पी टू माइनस पी वन हमारा जीरो होगा। तो पी टू माइनस पी वन जब जीरो हो जाएगा तो सिंपल एक चीज़ हो जाएगी इसके अंदर कि पी टू इज इक्वल टू पी वन, यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, ये जीरो है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारा ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं इसको, इसके कुछ एग्जाम्पल, न्यूटन्स थर्ड लॉ और इसके एग्जाम्पल, हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हमारे एग्जाम्पल जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो पहले हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को पढ़ लेते हैं और जो हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल है वो इससे मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ सिंपल है, थर्ड लॉ कहता है कि ईच एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए कि मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, तो मैं अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो अर्थ भी मेरे ऊपर उतना ही रिएक्शन लगा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा, अर्थ कम लगाएगी, तो मैं फिर ज़मीन में चला जाऊँगा। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी, मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। यानी ऑलवेज मेरे बैलेंस रहने के लिए जितना मेरा वेट है उसके अपोजिट फोर्स अर्थ को मेरे ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के मैं यहाँ पर खड़ा रह सकता हूँ। यानी जितने भी फोर्स हम लगाते हैं उनकी इक्वल एंड अपोजिट ऑलवेज रिएक्शन होती है। लाइक ये वॉल है, अब इस वॉल में आप अगर हिट करेंगे तो आपको भी चोट लगेगी, आप भी हर्ट होंगे उससे। क्यों होगा ऐसा, एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमने इस बॉल के ज़रिए समझाया है कि ये वन बॉल है, ये सेकेंड बॉल है, इस फर्स्ट सेकेंड बॉल पे फर्स्ट बॉल फोर्स लगा रही है और फर्स्ट बॉल पे सेकेंड, तो ये दोनों इक्वल हैं, और ये माइनस साइन कह रहा है कि ये अपोजिट फोर्स है। ठीक है, अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। लाइक जब एक स्विमर तैरता है तो क्या करता है, वो अपने हाथों को पीछे करता है, पानी को पीछे धकेलता है, तो वो एक्शन है, और रिएक्शन क्या मिलती है, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एक गन पुशेस बैक वाइल फायर्ड, जब एक गन से गोली चलाई जाती है तो वो हमें पीछे की तरफ एक धक्का देती है, दैट इज एक्शन का रिएक्शन हो जाता है उसमें भी। तो द बोट गोज बैक व्हेन अ पर्सन जंप्स टूवर्ड्स बैंक ऑफ वाटर बॉडी। एक नाव से अगर एक इंसान एक किनारे पर कूदता है तो ये बोट जो है पीछे चली जाती है। तो ये एक्शन हुआ इसका पैरों से, जब इसने इसको किया तो एक्शन था हमारा पैरों से इसको करना, बोट का पीछे जाना एक्शन था, और रिएक्शन में वो आगे कूद जाता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारा, और ये वही है किक करने वाला या फिर किसी को स्लैप करने से तो हमें भी हर्ट होता है, वो उसी का कारण है कि भाई एक्शन के ज़्यादा, एक्शन के साथ क्या क्या होती है, रिएक्शन होती है ऑलवेज। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है यूजिंग अनदर मेथड है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए फिलहाल मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते बिकॉज अपलोडिंग की प्रॉब्लम रहती है। खैर एनीवे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको इसको समझाऊँगा। ओके, थैंक यू क्लास।